सब पीछे देखते हैं। ईशान पूरी फैमिली एक साथ खुश होते हुए बोले, सिवाय वंश और अबका के। ईशान इज बैक। ईशान खुश होते हुए अपने हाथ फैलाया, अपने बैग एक साइड फेंकते हुए बोला। ईशान को देख नंदिनी जी की आंखों में नमी आ गई। ओफो मौसी माँ, आप ये आंसू अपनी ईशानी की शादी में बहाने के लिए बचा कर रखिए, क्योंकि आपकी ईशानी की शादी तय हो गई है। नंदिनी जी को रोता देख ईशान उनको गले लगाते हुए बोला। उनसे मिलने के बाद ईशान वत्सला जी के पास जाता है। नॉट बैड ब्यूटीफुल, आप तो बिल्कुल फिट अपने पैरों पर खड़ी हैं। ये जादू कब और कैसे हुआ? आप तो बड़ी मौसी माँ और छोटी मौसी माँ से भी ज़्यादा यंग लग रही हो। आप बोलो तो ईशानी के मंडप में हम भी शादी कर लें। ईशान आगे बोला। क्या बोले आप? चंद्रशेखर जी ईशान के कान खींचते हुए बोले। सॉरी दादाजी, हमें माफ़ कीजिए। ईशान अपने कान पकड़ते हुए बोला। ईशान फिर बड़ों के पैर छूता है और सबसे मिलता है। हेलो, अब आप सब इनसे मिलिए। ये हैं मिस्टर ईशान मेहता, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज केतन मेहता। इस घर के सबसे लाडले हैं और जहाँ जाते हैं बस यही नज़र आते हैं, बस छा जाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि प्यार व्यार के चक्कर से अभी ये कोसों दूर हैं और फ्लर्ट करना इनकी हॉबी है। फ्लर्ट करते समय तो ये भी नहीं देखते कि सामने कौन है। मिस्टर केतन मेहता शिवशेखर जी वाधवा के बचपन के दोस्त होने के साथ साथ उनके पड़ोसी भी थे। केतन जी की पत्नी केत की उम्र में नंदिनी जी से छोटी और तेजस्वी जी से बड़ी थी। तीनों में बहनों जैसा प्यार था, इसलिए इनके बच्चे इन्हें मौसी कहते थे। तीनों के बच्चे भी लगभग एक ही उम्र के, सब साथ ही में खेले थे। करीब 15 थे। 15 साल पहले केतन मेहता अपने परिवार के साथ यूएस शिफ्ट हो गए। बीच में आते रहते थे। ईशान की नज़र अबका पर पड़ती है। ईशान तो अबका की खूबसूरती में खो सा जाता है। ईशान को आज पहली बार अपनी धड़कनें कुछ बढ़ती हुई महसूस हुई थी और हमारे वंश बाबू से ईशान की ये नज़रें छिप नहीं पाती। वंश तो पहले ही ईशान को पसंद नहीं करता था और अब उसका यूं अबका को घूरना नाकाबिले बर्दाश्त था। ईशान अबका की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। उससे पहले वंश के गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ आती है। तुम अभी तक ये क्या कर रही हो? अब तक तुम्हें ऑफिस पहुंच जाना चाहिए था। अगर काम में मन नहीं लग रहा है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर आज जमा कर देना। वंश ने कुछ ज़्यादा ही तेज चिल्ला दिया था, जिससे जो घर कुछ पहले चहक रहा था वहाँ सन्नाटा फैला हुआ था। अकड़ू, घमंडी, अड़ियल, राक्षस, वैम्पायर, पास आने दो, फिर बताती हूँ इन्हें। बात ही नहीं करूँगी उनसे, देखूंगी भी नहीं इनकी तरफ। अबका मन में बोलती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में अबका बाहर की तरफ चली जाती है। पर अबका का गुस्सा किसी को नज़र नहीं आ रहा था, पर जिसे नज़र आना चाहिए था उसे बखूबी नज़र आ रहा था। वंश भी बाहर की तरफ जाने लगता है। जाते जाते एक नज़र ईशान पर डालता है। वंश तो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी जिंदा गाड़ देगा। वंश से क्या तरीका था अबका से बात करने का? क्या यही सिखाया हमने आपको? आप ये मत भूलिए कि हमने उन्हें अपनी बेटी माना है। वंश जो अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था, शिवशेखर जी की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। आई नो बड़े पापा, अबका आपकी बेटी है, बट MRPS उसे मेरे अकॉर्डिंग ही चलना होगा। वंश बिना पीछे मुड़े अपने स्ट्रांग वॉइस में बोल के चला जाता है। देखा, बोला था। वंश बिना पीछे मुड़े अपने स्ट्रांग वॉइस में बोला था। मैंने मत बनाओ आपका को उस रोबोट की पीए।
नंदिनी जी थोड़ा गुस्सा करते हुए शिवशेखर जी से बोली। वत्सल ये बिल्कुल ठीक कहता है, एकदम अम्पायर है, वम्पायर। आप सही कह रही हैं मॉम। आपको पता है ऑफिस में कैसे भैया आपका को टॉर्चर करते हैं? अरमान बोला। हाँ मॉम, माँ माँ को तो उसको लंच टाइम में भी फाइल पकड़ा देते हैं, बेचारी अब का खाना भी नहीं खा पाती हमारे साथ। प्रथा सहानुभूति जताते हुए बोली। सुना आपने माँ, सब क्या कह रहे हैं? और उस पर आपने आपका का रूम वंस के एरिया में दिया है, जहाँ हम में से कोई भी नहीं जा सकता। बेचारी मेरी बच्ची कितना परेशान रहती होगी हर वक्त। नंदिनी जी परेशान होते हुए बोली। ओफो दीदी, छोड़िए सब बातें। तेजस्वी जी नंदिनी के पास आते हुए बोली। फिर तेजस्वी जी ईशान को अपने पास खींचती हैं। ईशान, पहले हमें ये बता कि ईशानी की शादी कहाँ तय हुई है? लड़का कौन है? खानदान कैसा है? तेजस्वी जी ने तो ईशान के आगे सवालों की झड़ी लगा दी थी। बताता हूँ छोटी मौसी माँ, सांस तो लेने दीजिए, बोला ईशान उन्हें सोफे पर बैठाते हुए। दादाजी, आपने डायमंड ऑफ किंग मिस्टर पुरुषोत्तम सिंह ओबेरॉय के बारे में तो सुना ही होगा। ईशानी की शादी उनके ग्रैंडसन एकलव्य ओबेरॉय के साथ फिक्स हुई है। क्या ईशानी बिटिया की शादी पुरु के घर में तय हुई है? चंद्रशेखर जी खुश होते हुए बोले। वो आगे कुछ बोलते तभी नेहा उनके पास आती है और बोली, दादाजी आपके लिए किसी मिस्टर पुरुषोत्तम सिंह ओबेरॉय का फ़ोन आया है। क्या? चंद्रशेखर जी खुश होते हुए फ़ोन उठाते हुए बोले। 25 साल बाद ही सही, तुझे अपने दोस्त की याद आ ही गई। मुझे तो याद आ गई चंद्र, तुझे तो वो भी नहीं आई। कैसा है तू? चल मिलकर पुराने दिनों को ताज़ा करते हैं, पुरुषोत्तम जी बोले। अरे मिलना तो अब चलता रहेगा संबंधी जी, चंद्रशेखर जी बोले। संबंधी जी? मैं कुछ समझा नहीं यार, पुरुषोत्तम जी बोले। आज रात डिनर के लिए अपने पूरे परिवार के साथ घर आ जा, सब समझ जाएगा। चंद्रशेखर जी बोले। तेरी पहलुओं में बात करने की आदत नहीं गई। चल मिलते हैं रात को तेरे घर पर, तू जानता। हाँ, सब तेरी पसंद का राजस्थानी खाना बनवाऊंगा। पुरुषोत्तम जी अपनी बात खत्म करते कि चंद्रशेखर जी उनकी बात पूरी करते बोले। खन्ना इंडस्ट्रीज सर, हमारे आदमियों ने पूरा लंदन छान मारा, पर कुणाल सर का कुछ पता नहीं चला। अमित डरते डरते इंद्रजीत खन्ना और करण खन्ना से बोला। 2 महीनों से मेरा बेटा लापता है और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मिस्टर इंद्रजीत खन्ना टेबल पर हाथ पटकते हुए बोले। लास्ट टाइम उसने कंपनी अकाउंट से पैसे कब निकाले थे? करण अमित की कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला। सर 2 महीने पहले अमित अकलाते हुए बोला। आई वांट माई ब्रदर विथ एनी कॉस्ट। इतना बोल वो अमित को धक्का देके केबिन से बाहर चला जाता है। करण एक फ़ोन करता है। जब तक मैं ना कहूँ वो दोनों हमारे कैद में ही रहने चाहिए, और याद रखना उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इतना बोल करण फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन कटते ही उसके सामने अब का खूबसूरत चेहरा आ जाता है, क्योंकि करण ने अब क्या कि पिक को अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना रखा था। बस कुछ दिन जान, मैं तुमसे दूर हूँ, उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी हमेशा हमेशा के लिए। बस एक बार तुम्हारे देवर को ढूंढ लो। इतना बोल वो अबका की तस्वीर को किस करता है। वंश जब अबका के पीछे बाहर आता है तो देखता है कि अबका कार में नहीं है। वंश गुस्से में नकुल की तरफ देखता है। बस वो अबका दीदी ऑटो से ऑफिस चली गई। नकुल ने डरते डरते वंश से बोला, ये लड़की खुद तो पागल है और इसने मुझे भी पागल कर दिया है। एक मौका नहीं छोड़ती मुझे गुस्सा दिलाने का। वंश खुद में बड़बड़ाता है और गुस्से में कार में जाकर बैठ जाता है। अबे चलो, वंश ने अपनी रूड वॉइस में नकुल को बोला। वंश की रूड वॉइस सुनकर नकुल अंदर तक कांप जाता है। कार अपनी ही स्पीड से चल रही थी, तभी वंश का फ़ोन रिंग करता है। वंश बिना देखे कॉल रिजेक्ट कर देता है।
वंश का फ़ोन एक बार फिर रिंग करता है और वंश फिर बिना देखे कॉल रिजेक्ट कर देता है। वंश का फ़ोन एक बार फिर रिंग करता है। इस बार वंश गुस्से में फ़ोन उठाकर बोलता है, लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है, इसलिए बार बार मेरे कॉल रिजेक्ट करने के बाद भी तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो। ओह मिस्टर हैंडसम एम्पायर, अब आपको कितना गुस्सा दिला दिया। अगर आप इतना ही गुस्सा करोगे तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और फिर आप मिस्टर हैंडसम एम्पायर से सिर्फ मिस्टर वेम्पायर बन के रह जाएंगे। चलिए अब बताइए किसने आपको गुस्सा दिलाया, और उससे भी पहले जिसने आपको गुस्सा दिलाया आपने उसको पनिश किया कि नहीं। वंश अपनी क्यूट वॉइस में बोला, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी मम्मा है। वंश मन में गुस्से से बोला, मिस्टर हैंडसम एम्पायर आप कहाँ खो गए। वंश को कुछ न बोलते देख वत्सल्य ने पूछा, कुछ नहीं, वो चलिए छोड़िए, मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। वंश ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा वत्सल ने उसे रोक दिया। मिस्टर हैंडसम एम्पायर, ये मम्मा की शादी करवाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। वत्सल्य आगे बोला, ये क्या हमारे क्यूट लिटिल डेविल ने तो वंश के सिर पर बम ही फोड़ दिया। वत्सल्य की बात सुन वंश तो फ्रीज ही हो गया था। मम्मा अकेली है मिस्टर हैंडसम एम्पायर, मैं चाहे कितना ही ट्रेनिंग ले लूँ, कितना ही कराटे सीख लूँ, पर रहूँगा तो मैं छोटा ही ना, मम्मा को सेफ नहीं रख पाऊँगा। बात बहुत ही सीरियसली बोला। मैं चाहूँ भी तो वत्सल्य ने, इस बार आपको पता है मिस्टर हैंडसम एम्पायर, टीचर प्रीति और राहुल भैया पास के मार्केट से वेजिटेबल लेने गए थे, तो दो बैड अंकल टीचर प्रीति को परेशान कर रहे थे। वहाँ राहुल भैया तो बहुत बड़े हैं, उन्होंने तो मार्शल आर्ट भी सीखी है, फिर भी वो उन्हें सेफ नहीं रख पाए, लोगों को उनकी हेल्प करनी पड़ी। फिर मैं तो अभी छोटा हूँ, मम्मा नीड्स लव, मम्मा नीड्स केयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मम्मा नीड्स प्रोटेक्शन, इसलिए मैं मम्मा की शादी करवाऊँगा एक ऐसे इंसान से जो मम्मा को प्यार करे, उन्हें प्रोटेक्ट करे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मम्मा की शादी अपने कराटे टीचर वत्सल्य। आगे कुछ बोलता है इससे पहले ही वंश का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे उसकी और वत्सल्य की कन्वर्सेशन डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब का को कोई नज़र उठा कर देखे, कोई इसके बारे में सोचे भी तो वंश उसे जिंदा जला दे। वंश को सपने में भी गंवारा नहीं था कि कोई अबका के करीब भी आए। यहाँ तो वत्सल्य अपनी मम्मा की शादी की बात कर रहा था, वो भी किसी और से। भला वंश का गुस्सा कैसे ना अपनी हदें पार करता। नकुल वंश के गुस्से की तपिश कार में महसूस कर सकता था। कुछ मिनटों में कार ऑफिस में एंटर करती है। वंश की कार ऑफिस में एंटर कर रही थी कि वंश देखता है कि अब का जतीन के साथ ऑफिस कार में बैठने जा रही होती है, जिसे देखकर वंश गुस्सा हो जाता है। और आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, इसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे इसका किसी भी लड़के से बात करना भी मंजूर नहीं है, और यह है कि एक मौका नहीं छोड़ती है ये मुझे गुस्सा दिलाने का। वंश उसे रोक पाता उससे पहले ही अबका कार में बैठकर निकल जाती है। वंश इतना गुस्से में था कि उसने यह भी नहीं देखा कि अबका के साथ टीना भी थी। दूसरी तरफ एक कॉटेज में एक लड़का दरवाज़ा पीट रहा था। कोई है, कोई तो मदद करो, क्यों लाया गया है हमें यहाँ। उस लड़के के चेहरे पर थकान और डर साफ नजर आ रहा था। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है। काले कपड़े पहने एक हट्टा कट्टा आदमी रूम में आता है। क्या है, क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? सुबह से चिल्ला चिल्ला कर नाक में दम कर रखा है, सब खाने पीने को मिल रहा है ना? वो आदमी उस लड़के पर चिल्लाते हुए बोला, हाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है मुझे यहाँ, पर आप मुझे बताते क्यों नहीं कि मुझे यहाँ क्यों ले गया है? मेरी मॉम को डॉक्टर ने वॉक करने को बोला है और आप हमें इस कॉटेज के बाहर तक नहीं जाने दे रहे हैं। वो लड़का गुस्से में बोला, तुम दोनों माँ बेटे को जो भी करना है इस घर के अंदर करो। हमें नहीं पता बॉस ने तुम दोनों को यहाँ क्यों रखा है, पर जब तक हमारे बॉस का मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों को यहीं रहना पड़ेगा। और वो आदमी दरवाज़ा कसकर बंद कर वहाँ से चला जाता है। उस लड़के की
माँ अंदर वाले कमरे में सो रही थी। इतना शोर सुनकर वो बाहर आ जाती है। क्या हुआ दिशांक बेटा, ये शोर कैसा है? और हम यहाँ से कब बाहर निकलेंगे? तू जानता है ना दिशा हॉस्पिटल में है और वो अभी भी कोमा में है। तू जानता है सिर्फ और सिर्फ वत्सल ही उसे ठीक कर सकता है, उसके अंदर जीने की चाह जगा सकता है, उसे कोमा से बाहर ला सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।